हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पंकज। देखिए, कुछ दिन पहले हमने अपना जो हमारा जो फेसबुक का जो ग्रुप है उस पे एक क्विज़ डाली थी। और आज इस वीडियो में हम उस क्विज़ की एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, उस क्विज़ का जो पहला क्वेश्चन था वो था अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। मतलब कि एक जो टिपिकल फैट मॉलिक्यूल जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे ना तो आपको उसका आंसर एकदम टिप पे होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर होता है कि एक फैट मॉलिक्यूल जो होता है वो 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल का बना होता है। तो इसका आंसर होगा बी। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, ये जो फैट मॉलिक्यूल है जिसको हम ट्राइग्लिसराइड के नाम से भी जानते हैं, उसको बनाने के लिए हमें एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल चाहिए होता है और 3 फैटी एसिड चाहिए होते हैं। तो देखिए, ग्लिसरॉल में क्या होता है, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप। तो होता क्या है कि इसमें जो इसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है अल्कोहल का, उसका H और जो आपका फैटी एसिड का जो HO वाला ये पार्ट है, ये दोनों मिलके H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे एक एस्टर बॉन्ड बन जाता है। ओके, देखिए इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 फैटी एसिड हैं, एक ग्लिसरॉल है। तो जो इसमें अल्कोहल से जो है हमारा H निकल के आता है और जो हमारे फैटी एसिड जो होते हैं उससे हमारा OH निकल के आता है और 3 वाटर मॉलिक्यूल इससे निकल जाते हैं और एक मॉलिक्यूल ऑफ फैट या ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको एकदम इसका आंसर टिप पे होना चाहिए कि एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल या एक फैट मॉलिक्यूल बनाने के लिए 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड चाहिए होते हैं और एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल चाहिए होता है। अब दूसरा क्वेश्चन था कि वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर, कि प्लांट सेल्स के जो वैक्यूल होते हैं उसमें कौन से वाटर सॉल्युबल पिगमेंट हमें मिलते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन था ज़ेंथोफिल। देखिए, ज़ेंथोफिल्स जो होता है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कैरोटीन्स। कैरोटीन्स भी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तीसरा ऑप्शन था एंथोसाइनिन्स, यही इसका राइट आंसर है। एंथोसाइनिन्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। हम चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है हमारा क्लोरोफिल्स। तो क्लोरोफिल्स जो होते हैं ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर रहा एंथोसाइनिन्स। अब देखिए, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जो क्लोरोफिल होता है वो सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ओके, एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स 2 टाइप के होते हैं, कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल्स। तो अगर कोई बोले कि कैरोटीन्स और ज़ेंथोफिल्स क्या हैं, तो कैरोटीन और ज़ेंथोफिल्स ये दोनों ही कैरोटिनॉइड्स हैं और ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। अब एक और चीज़ होती है एंथोसाइनिन्स। एंथोसाइनिन्स क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर और अल्कोहल के अंदर, और इनको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पानी के अंदर उबाल के। अच्छा, इनकी जो खासियत क्या होती है कि कुछ जो फ्लावर्स का जो कलर होता है उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कुछ फ्लावर होते हैं वॉयलेट कलर के, पर्पल, ब्लू, रेड। तो ये जो फ्लावर्स का जो कलर होता है ना वो एंथोसाइनिन्स की वजह से ही होता है। अब तीसरा क्वेश्चन था अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA इज नोन एज। तो इसका आंसर होता है पॉलीजोम। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीजोम। तो थोड़ा पॉलीजोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए, एक मैसेंजर RNA का जो स्ट्रैंड होता है उससे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और इसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं पॉलीजोम फॉर्मेशन। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, ये कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड बन गया। ओके, इस पे कोडॉन और एंटी कोडॉन होता है ये। तो इस तरीके से ये एक लंबा प्रोसेस है जिसको आगे कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पॉलीजोम क्या होता है कि मैसेंजर RNA के एक सिंगल स्ट्रैंड पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं पॉलीजोम फॉर्मेशन। ये कब बनता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब लास्ट क्वेश्चन था माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ। मतलब कि इनमें ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से किस के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल होता है। तो एक एक करके देखते हैं। सीलिया, हाँ सीलिया के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। फ्लैजेला के अंदर भी होते हैं, पर पेरोक्सिसोम्स के अंदर नहीं होते। तो ये गलत ऑप्शन है, ये इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स के अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। सीलिया के अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम और ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेंट्रोसोम के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। न्यूक्लियोसोम के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, और सेंट्रियोल्स के अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोसोम के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते। फोर्थ ऑप्शन इज सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स के अंदर भी होते हैं, पर क्रोमेटिन के अंदर नहीं होते। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा।
अब हम थोड़ा माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है भाई कि माइक्रोट्यूब्यूल मिलते हैं बहुत सारे प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर मिलते हैं, और किन ऑर्गन्स में मिलते हैं वो हैं आपके सेंट्रियोल्स के अंदर मिलते हैं, सेंट्रोसोम्स के अंदर मिलते हैं, बेसल बॉडीज के अंदर मिलते हैं, फ्लैजिला, सीलिया, स्पिंडल फाइबर, इन सब के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और आता है कि माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप हमेशा याद रखना माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।